प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 7 अक्टूबर सेट एग्ज़ाम के लिए कुछ एमसीक्यू। तो पहला प्रश्न जो है वो आपकी स्क्रीन पे है। कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा क्यों होता है? क्योंकि इनमें खटाई नहीं होती। दूसरा है क्योंकि इनमें रस होता है, क्योंकि इनमें अमल होता है। चौथा है उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों, जिन पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है उसका कारण है क्योंकि उनमें अमल होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होता है, क्योंकि उनमें क्या होता है? अमल होता है। दूसरा प्रश्न है निम्न में से अम्लीय पदार्थ को चुनिए। तो यहाँ पर नींबू जो है वो भी खट्टा होता है, अम्लीय है। संतरा है वो भी खट्टा होता है, अम्लीय है। सिरका है वो भी खट्टा होता है, अम्लीय है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका क्या आएगा? ऑप्शन आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। आगे है प्रश्न नंबर 3। स्वाद में कड़वे और स्पर्श में साबुन जैसे लगने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो जो स्वाद में कड़वे हो और छूने में साबुन जैसे चिकने हो, तो उन पदार्थों को कहते हैं अक्षारक। क्या कहा जाता है? अक्षारक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका यहाँ पे सही है। हल्दी, लिटमस व गुड़ल खालिस्तान सूचक के उदाहरण हैं। तो प्यारे बच्चों, हल्दी, लिटमस व गुड़ल जो है वो अम्ल और अक्षारक का पता करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक सूचक। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। गुड़ल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयन के साथ कैसा रंग देता है? तो ऑप्शन यहाँ पर पहला है मजेंटा गहरा गुलाबी, हरा, नीला, रंगहीन। तो गुड़ल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयन के साथ जो रंग देता है वो देता है मजेंटा यानी गहरा गुलाबी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे इसका सही है। हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल हो जाता है क्योंकि साबुन की प्रकृति कैसी होती है? तो प्यारे बच्चों, हल्दी क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। आपने देखा होगा जब आपके कपड़ों पर, सफ़ेद कपड़ों पर मान लो सब्जी गिर जाती है तो सब्जी में क्या होती है? सब्जी का जो दाग लगता है उसमें हल्दी होती है। जब उस पर साबुन मलते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है। तो वो साबुन की कैसी प्रकृति के कारण? अक्षारीय प्रकृति के कारण। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका यहाँ पर सही है। अम्ल किस लिटमस पत्र पर अपना प्रभाव दिखाएगा? तो आगे यहाँ पर अम्ल जो है वो क्या करते हैं? नीले को लाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। नीले को लाल कौन करते हैं? अम्ल करते हैं। नीले से लाल किस में बदल जाएगा? अम्ल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। आगे है दूसरी सीट पर प्रश्न नंबर पहला। ऐसा विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करता क्या कहलाता है? यानी ऐसा विलयन जो न तो लाल पर अपना प्रभाव दिखाता है और न नीले पर, लिटमस पत्र पर, तो ऐसे विलयन को हम कहेंगे प्यारे बच्चों उदासीन विलयन। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। किसी अम्ल और अक्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया खालिस्तान कहलाती है। तो अम्ल और अक्षारक के बीच जो अभिक्रिया होती है प्यारे बच्चों उसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, HCl अम्ल की NaOH से अभिक्रिया करवाएं तो क्या बनता है? NaCl लवण बनता है, प्लस में पानी बनता है। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। आगे देखिए, अमाशय में पाचन किसकी अधिक मात्रा से होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 अम्ल, अक्षारक, सूचक, लवण। तो अमाशय में जो पाचन है वो आपको पता है अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है अमाशय की दीवार द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है अम्ल। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम क्या देते हैं? तो अगर हमें अपाचन हो जाए, कभी कभी हमारे शरीर के अंदर अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उस समय अपाचन हो जाता है। तो उस समय हम क्या देते हैं? अम्ल को उदासीन करने के लिए अक्षारक देते हैं यानी प्रति अम्ल देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है।
चींटी काटते समय हमारी त्वचा में क्या छोड़ देती है? तो प्यारे बच्चों, चींटी जो काटते समय हमारी त्वचा के अंदर अम्लीय द्रव छोड़ देती है। तो ऑप्शन नंबर 6 है, मृदा के अत्यधिक अम्लीय होने पर उसमें क्या मिलाया जाता है? तो आगे प्रश्न नंबर 6 जो है, मृदा के अम्लीय होने पर उसमें क्या मिलाया जाता है? तो प्यारे बच्चों, अम्लीय जब हो जाती है तो उसमें क्षारीय पदार्थ मिलाया जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड भी यहाँ क्षारीय है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी यहाँ क्षारीय, तो कै और ख दोनों मिलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। आगे, कारखानों में अपशिष्ट को जलाशयों में विसर्जित करने से पहले उसमें क्या मिलाया जाता है? तो कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में विसर्जित करने से पहले प्यारे बच्चों उसको उदासीन करके मिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। आगे है अगली स्लाइड पे, व्यापक रूप से परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो प्यारे बच्चों, जो परिवर्तन जो होते हैं व्यापक रूप से 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। आगे देखो, परिवर्तन को मुख्य रूप से कैसे वर्गीकृत किया गया है? तो 2 रूपों में, भौतिक और रासायनिक। तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाए इसका, क और ख दोनों। निम्न में से पदार्थ के भौतिक गुण कौन से हैं? आकार, आमाप, रंग, उपरोक्त सभी। तो ये सभी प्यारे बच्चों इसके भौतिक गुण होते हैं किसी भी पदार्थ के, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है, तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहेंगे। किसी के रूप, रंग, आकार में परिवर्तन आए तो। निम्न में से भौतिक परिवर्तन को चुनिए। जल से बर्फ बनना, कपड़े का सूखना, कागज़ फटना, उपरोक्त सभी। यहाँ पर देखो, अवस्था में परिवर्तन आया है, पहला जल से बर्फ बना है, दूसरे में भी, तीसरे में भी, तो उपरोक्त सभी इसका यहाँ पर सही है। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाता है? तो नए पदार्थ जिसमें बनेंगे वो प्यारे बच्चों रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका यहाँ पर सही है। रासायनिक परिवर्तन इनमें से कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है? ध्वनि उत्पन्न होना, रंग में परिवर्तन होता है, गैस का बनना, सभी हो सकती हैं। तो उपरोक्त सभी आएगा इसका। कोयला, लकड़ी या पत्तियों का जलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक, रासायनिक, उत्क्रमित, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कोयला, लकड़ी या पत्तियों का जलना, इसमें नया पदार्थ बन जाता है, तो रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका सही है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने को कहते हैं हम यशद लेपन। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। क्रिस्टलीकरण एक परिवर्तन का उदाहरण है। प्यारे बच्चों, क्रिस्टलीकरण जो है वो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, उसको वापस उसी रूप में लाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका सही है। आगे देखिए, भारत में मौसम की रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? नंबर 1, भारतीय अनुसंधान विभाग द्वारा, भारत मौसम विभाग द्वारा, भारत कृषि विभाग द्वारा, भारत गृह विभाग द्वारा। तो यहाँ पर भारत मौसम विभाग द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है। किसी स्थान के मौसम को जानने के लिए आपको कौन से घटक पता होना चाहिए? उस स्थान का तापमान, स्थान की आर्द्रता, उस स्थान का वायु वेग। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर हमें पता होने चाहिए। तो मौसम को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों, मौसम को जो मापने वाला यंत्र है वो कहलाता है अधिकतम न्यूनतम तापमान। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर मौसम का पैटर्न क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं हम जलवायु। तब क्या बनती है? जलवायु बनती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका, 4 का 2 सही है। किसी स्थान पर जलवायु को जानने के लिए कितनी अवधि तक पैटर्न देखा जाता है? तो यहाँ पर जो पैटर्न जो देखा जाता है वो प्यारे बच्चों 25 वर्षों तक का देखा जाता है। आगे, निम्न में से कौन प्रतिदिन नहीं बदलता? निम्न में से कौन प्रतिदिन नहीं बदलता? तो जो जलवायु जो है वो नहीं बदलती। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका सही है। वह सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश से अनुकूल में सहायक होते हैं उसका परिणाम किसका परिणाम है? विकास की प्रक्रिया का, लगातार परिवर्तन का, पर्यावरण में बदलाव का, नित्य बदलते मौसम का। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, वह सभी गुण और लक्षण जो जंतु को उनके परिवेश से अनुकूल में सहायक होते हैं किसका परिणाम है? तो इसे हम कहेंगे विकास की प्रक्रिया। ध्रुवीय क्षेत्र कौन से हैं? ध्रुवीय क्षेत्र कौन से हैं? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, कै और ख दोनों। तो दोनों ही हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 3 आ जाए। निम्न में से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं?
तो प्यारे बच्चों, निम्न में से उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो हैं वो भारत, मलेशिया, ब्राज़ील, उपरोक्त सभी स्थानों पर, तो उपरोक्त सभी स्थानों पर पाए, भारत में पाए जाते हैं, मलेशिया में पाए जाते हैं, ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ध्रुवीय बालू ध्रुवीय क्षेत्र के लिए कैसे अनुकूलित होता है? शरीर पर सफेद बाल होते हैं, बिल्कुल सही बात। वसा की मोटी परत होती है, चौड़े और बड़े पंजे होते हैं, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन इसका सही है। पक्षी प्रवास हेतु कैसे स्थान पर जाते हैं? तो प्रवास हेतु प्यारे बच्चों वो जाते हैं गर्म क्षेत्र में। पांचवे का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ख सही है। कौन सा आएगा? गर्म क्षेत्र आएगा। हाथी के लंबे व बड़े कान अनुकूलन में कैसे सहायक हैं? तो ध्वनि को सुनने में, हाथी को ठंडा रखने में क और ख दोनों कोई मदद नहीं करते, तो दोनों ही, ध्वनि को सुनने में भी और हाथी को ठंडा रखने में भी, तो क और ख दोनों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। तो आगे है, गतिशील वायु क्या कहलाती है? तो प्यारे बच्चे, गतिशील वायु को हम कहते हैं पवन। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर। पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। तो वायु दाब घटता है, जैसे यहाँ पर कोई मकान है, इसके ऊपर से पवन का वेग बढ़ा तो यहाँ दाब घटी, तो नीचे से दाब ज़्यादा लगेगा, छत उखड़ जाती है। पवन की गति की दिशा क्या होती है? अधिक वायु दाब से कम की तरफ, कम वायु दाब से अधिक की तरफ, तो अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की तरफ होती है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका सही है। निम्न में से कौन सी वायु हल्की होती है? तो प्यारे बच्चों, गर्म वायु हल्की है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? प्यारे बच्चों, मानसून शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो फारसी मौसम से हुई है, फारसी शब्द से हुई है। कौन सी हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती है जिससे वर्षा होती है? तो शुष्क बर्फीली हवाएं जो होती हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका यहाँ पर सही है। एक मिनट, यहाँ पर क्या दोबारा से देखेंगे हम इसको, क्या था, कौन सी हवाएं अपने साथ वर्षा लाने में सहायक पूछा है। तो वर्षा कौन सी हवाएं लाती है? मानसूनी हवाएं लाती है। हम कहते हैं ना मानसून आ गई, बारिश होने वाली है, तो मानसूनी हवाएं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, न कि ये गलत था शुष्क बर्फीली हवाओं का। तो प्यारे बच्चों, ये थे कुछ MCQ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को ज़रूर भेजें। धन्यवाद।